नमस्ते दोस्तों। जैसे ही हम इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं, ध्यान दीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते और परिस्थितियां होती हैं जो हमें अचानक इमोशनली प्रभावित कर देती हैं। ठहरिए, ये केवल प्यार या दोस्ती का सवाल नहीं है। ये हमारी मानसिक प्रवृत्तियों, इमोशनल पैटर्न्स और सबकॉन्शियस रिएक्शंस का परिणाम होता है। मुख्य बात यह है कि क्यों कुछ लोग जल्दी हुक्ड हो जाते हैं जबकि कुछ लोग स्थिर और अपने निर्णयों में संतुलित रहते हैं। ध्यान दीजिए, इमोशनल ट्रिगर्स केवल सरफेस पर दिखाई नहीं देते। रुकिए, ये हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड अटैचमेंट्स और व्यक्तिगत अपेक्षाओं के मिश्रण से बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो बार बार फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझता है या एक प्रोफेशनल जो ऑफिस डायनामिक्स में लगातार भ्रमित रहता है, उनका व्यवहार अक्सर अनरिकॉग्नाइज्ड इमोशनल ट्रिगर्स से प्रभावित होता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो इन ट्रिगर्स को समझना पहला कदम है। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन सी बातें या परिस्थितियां हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं, तभी हम अपने बिहेवियर और डिसीजंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये समझते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस के बिना कोई भी रिलेशनशिप या सोशल इंटरैक्शन पूरी तरह से संतुलित नहीं रह सकता। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में काम और फोकस्ड रहते हैं जबकि कुछ लोग हर छोटी बात में ओवर रिएक्ट कर देते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अपने इंटरनल ट्रिगर्स को समझा और उन्हें मैनेज करना सीखा, जबकि दूसरा समूह अनकॉन्शियस पैटर्न्स के शिकार होता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि इमोशनल ट्रिगर्स और अटैचमेंट पैटर्न्स को पहचानना और उनके प्रभाव को समझना आपके बिहेवियर, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स में संतुलन लाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम सोशल इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल हुक्स की गहराई में उतरेंगे। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि इमोशनल ट्रिगर्स हमारे रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, अब कहानी हमें साइकोलॉजिकल हुक्स और सोशल इन्फ्लुएंस की गहराई में ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि हमारी सोच और चॉइसेस केवल हमारे खुद के विचारों से नहीं बनती, बल्कि ये हमारे आसपास के लोग, समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव से भी आकार लेती है। मुख्य पात्रों को यह महसूस होता है कि चाहे दोस्ती हो, कामकाजी एनवायरनमेंट हो या सोशल मीडिया इंटरैक्शंस, सटल इन्फ्लुएंस हर समय हमारी इमोशनल स्टेट और डिसीजंस को शेप कर रहा है। ध्यान दीजिए, सोशल इन्फ्लुएंस कई बार सीधे नजर नहीं आता। रुकिए, ये पीयर प्रेशर, ट्रेंडिंग ओपिनियंस या दूसरों की रिएक्शंस के सबकॉन्शियस असर के रूप में सामने आता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ट्रेंड्स के अनुसार अपनी चॉइसेस बदल लेता है, या ऑफिस में जो कोलीग की ओपिनियन के आधार पर निर्णय लेता है, वे अक्सर अपने इंटरनल वैल्यूज और प्रायोरिटीज को ओवरलुक कर देते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो इन साइकोलॉजिकल हुक्स को पहचानना और कॉन्शियस डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझते हैं कि कौन सी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे मन और बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकती है, तभी हम इंपल्सिव या अनबैलेंस्ड चॉइसेस से बच सकते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये सीखते हैं कि अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर अवेयरनेस रखना सोशल इन्फ्लुएंस के प्रभाव को कम करने और खुद के पर्सपेक्टिव को मजबूत बनाने का तरीका है। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं और दूसरों के प्रभाव में नहीं आते, जबकि कुछ लोग हर छोटी बात पर इमोशनली ओवर रिएक्ट कर देते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन का अभ्यास किया होता है, जबकि दूसरा समूह अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस का शिकार होता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सोशल इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल हुक्स को समझना और अपने डिसीजंस में कॉन्शियस अवेयरनेस बनाए रखना आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ चॉइसेस को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां डिजायर और रियलिटी के बीच का अंतर सामने आता है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस और साइकोलॉजिकल हुक्स हमारे डिसीजंस को सटली शेप करते हैं, अब कहानी हमें डिजायर और रियलिटी के बीच के अंतर की ओर ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि अक्सर हमारे मन में जो चीजें हम चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल रियलिटी से पूरी तरह मेल नहीं खाती। यही अंतर कई बार हमें इंपल्सिव डिसीजंस और इमोशनल टर्मोइल में फंसा देता है।
मुख्य पात्रों को ये एहसास होता है कि केवल भावनाओं या इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेना उन्हें परेशानियों और रिग्रेट की ओर ले जा सकता है। ध्यान दीजिए, डिजायर और रियलिटी के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। रुकिए, ये केवल फाइनेंशियल या करियर डिसीजंस तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और पर्सनल गोल्स पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो केवल पीयर एडमिरेशन या पॉपुलैरिटी के कारण फ्रेंडशिप्स या प्रोजेक्ट्स चुनता है, वो अक्सर असंतोष और कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है। इसी तरह कोई प्रोफेशनल जो इंपल्सिवली करियर चॉइसेस करता है या सोशल एक्सपेक्टेशंस के दबाव में चलता है, वो स्थिरता और सैटिस्फैक्शन खो देता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना और इंपल्सिव डिसीजन से बचना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने डिजायर्स को एनालाइज करते हैं, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को समझते हैं, तभी हम बैलेंस्ड और इफेक्टिव चॉइसेस ले पाते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे सीखते हैं कि अपने इमोशंस और डिजायर्स को रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ बैलेंस करना ही स्थिरता और संतोष की कुंजी है। सोचिए, क्यों कुछ लोग अपने एम्बिशंस और रिलेशनशिप्स में संतुलित रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी सी इच्छा या इंपल्स में फंस जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अपने डिजायर्स और प्रैक्टिकल रियलिटी को समझकर अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखा होता है, जबकि दूसरा समूह केवल मोमेंटरी इमोशंस और पीयर इन्फ्लुएंस का शिकार होता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि डिजायर्स को केवल इच्छाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें रियलिटी और प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए। यही बैलेंस हमें इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचाता है और लाइफ में स्थिरता, क्लैरिटी और संतोष लाता है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां पैटर्न्स ऑफ रेपिटेशन और इमोशनल साइकिल्स की अहमियत सामने आती है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि डिजायर्स और रियलिटी के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, अब कहानी हमें पैटर्न्स ऑफ रेपिटेशन और इमोशनल साइकिल्स की गहराई में ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि अक्सर हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे जीवन में साइक्लिक रूप में आते हैं। मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज नहीं करते, तो हमारी इमोशनल पैटर्न्स और अनकॉन्शियस रिएक्शंस हमें लगातार परेशान करती रहती है। ध्यान दीजिए, रेपिटेशन केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस का परिणाम नहीं है। रुकिए, ये हमारी बिहेवियर पैटर्न्स, डिसीजन मेकिंग हैबिट्स और इमोशनल ट्रिगर्स का परिणाम है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो बार बार फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट्स या एग्जाम स्ट्रेस में उलझता है, उसका मूल कारण वही अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पैटर्न हो सकता है। इसी तरह कोई प्रोफेशनल जो लगातार वर्क कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करता है, वो अक्सर अपनी इंटरनल रिएक्शंस और अनएग्जामिन्ड हैबिट्स के कारण उस पैटर्न में फंसा रहता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो पास्ट एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस और कॉन्शियस बिहेवियर चेंज सबसे जरूरी है। जब हम हर बार होने वाली इमोशनल रिएक्शंस और मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं, उनके रूट कॉज को समझते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तभी हम नेगेटिव साइकिल्स तोड़ सकते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये सीखते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और पैटर्न रिकॉग्निशन से ही इमोशनल स्टेबिलिटी और संतुलित रिलेशनशिप संभव है। सोचिए, क्यों कुछ लोग अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग हर परिस्थिति में वही गलती दोहराते रहते हैं? कारण यही है, पहला समूह अपने इमोशनल साइकिल्स को पहचानता और सुधारता है, जबकि दूसरा समूह अनकॉन्शियस पैटर्न्स के प्रभाव में फंसा रहता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि इमोशनल पैटर्न्स और रेपिटेटिव मिस्टेक्स को पहचानना, उन्हें एनालाइज करना और कॉन्शियसली बदलना जीवन में स्थिरता, क्लैरिटी और संतोष लाने का आधार है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस की अहमियत सामने आती है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि इमोशनल पैटर्न्स और रेपिटेशन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, अब कहानी हमें बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस की अहमियत की ओर ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि अक्सर हम अपनी एनर्जी, समय और मेंटल स्पेस दूसरों की जरूरतों या एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खर्च कर देते हैं, और इस वजह से हम इमोशनली ड्रेन्ड या स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं।
मुख्य पात्रों को ये एहसास होता है कि क्लियर बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस के बिना कोई भी रिलेशनशिप या इंटरैक्शन स्थिर और संतुलित नहीं रह सकता। ध्यान दीजिए, बाउंड्रीज केवल दूसरों से दूरी बनाने का नाम नहीं है। रुकिए, ये अपने प्रायोरिटीज, वैल्यूज और इमोशनल वेलबींग को समझने और सुरक्षित रखने का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज और फ्रेंडशिप्स में बैलेंस नहीं रखता, वो अक्सर डिस्ट्रैक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होता है। इसी तरह कोई प्रोफेशनल जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल टाइम में बाउंड्रीज नहीं बनाता, वो बर्नआउट या डिसैटिस्फैक्शन महसूस करता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सेल्फ अवेयरनेस और बाउंड्रीज का अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम अपने इंटरनल रिएक्शंस, नीड्स और लिमिट्स को समझते हैं और उन्हें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तभी हम संतुलित और हेल्दी इंटरैक्शंस मेंटेन कर पाते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये सीखते हैं कि अपने इमोशनल स्पेस और पर्सनल लिमिट्स को सेफगार्ड करना ही सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स और मेंटल स्टेबिलिटी की कुंजी है। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर सोशल या प्रोफेशनल इंटरैक्शन में सुरक्षित और संतुलित रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा ओवरवेल्म्ड और ड्रेन महसूस करते हैं? कारण यही है, पहला समूह अपने बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस को समझता और लागू करता है, जबकि दूसरा समूह अपनी नीड्स और लिमिट्स को इग्नोर करता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि क्लियर बाउंड्रीज बनाना और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना इमोशनल स्टेबिलिटी, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और संतुलित रिलेशनशिप्स का आधार है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां डिसीजन मेकिंग अंडर इमोशनल इन्फ्लुएंस की अहमियत सामने आती है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी का आधार है, अब कहानी हमें डिसीजन मेकिंग अंडर इमोशनल इन्फ्लुएंस की गहराई में ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि अक्सर हम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, केवल अपने इमोशंस, इमीडिएट रिएक्शंस या पीयर प्रेशर के प्रभाव में आकर। मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि बिना रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के लिए गए डिसीजंस अक्सर रिग्रेट, कॉन्फ्लिक्ट और डिसैटिस्फैक्शन की ओर ले जाते हैं। ध्यान दीजिए, इमोशनल इन्फ्लुएंस केवल प्यार या दोस्ती तक सीमित नहीं है। रुकिए, ये करियर चॉइसेस, फाइनेंशियल डिसीजंस और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो पीयर प्रेशर में आकर किसी क्लब या प्रोजेक्ट ज्वाइन करता है, या कोई प्रोफेशनल जो इंपल्सिवली किसी कोलीग की एडवाइस या ट्रेंड के अनुसार एक्शन लेता है, वो अक्सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सैटिस्फैक्शन खो देता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो पॉज, रिफ्लेक्ट और एनालाइज करने की आदत डेवलप करना जरूरी है। जब हम किसी डिसीजन से पहले अपने इमोशंस, मोटिवेशंस और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हैं, तभी हम इंपल्सिव रिएक्शंस और इमोशनल मिस्टेक्स से बच सकते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये सीखते हैं कि कॉन्शियस रिफ्लेक्शन और इमोशनल कंट्रोल डिसीजन मेकिंग को मजबूत और इफेक्टिव बनाते हैं। सोचिए, क्यों कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित और लॉजिकल चॉइसेस करते हैं, जबकि कुछ लोग हर इमोशनल इंपल्स में फंस जाते हैं? कारण यही है, पहले समूह ने अपने इमोशनल ट्रिगर्स और बाउंड्रीज को समझकर कॉन्शियस डिसीजंस लेना सीखा होता है, जबकि दूसरा समूह अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस का शिकार रहता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि डिसीजन मेकिंग में पॉज और रिफ्लेक्शन को अपनाना, इमोशंस को एनालाइज करना और इंपल्सिव रिएक्शन से बचना जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस की अहमियत सामने आती है। और जैसे ही हम ये समझते हैं कि कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल हमारे जीवन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, अब कहानी हमें ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस की अहमियत की ओर ले जाती है। ठहरिए, ध्यान दीजिए कि असली विकास केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ, अडेप्टेबिलिटी और सीखने की क्षमता में निहित है। मुख्य पात्रों को यह एहसास होता है कि हर सेटबैक, कॉन्फ्लिक्ट या मिस्टेक एक अवसर है, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस को बढ़ाने का अवसर। ध्यान दीजिए, रेजिलियंस का अर्थ केवल कठिनाइयों को झेलना नहीं है। रुकिए, ये फेलियर्स से सीखना, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना और अपने रिएक्शंस को नियंत्रित करना है। उदाहरण के लिए,
एक स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल होने के बाद खुद को एनालाइज करता है और स्ट्रैटेजी बदलता है, या कोई प्रोफेशनल जो ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट से सीखकर अपने अप्रोच और कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, ये दोनों ही ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस के प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ग्रोथ और रेजिलियंस डेवलप करना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, पास्ट मिस्टेक्स को समझते हैं और उन्हें सुधारने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स लेते हैं, तभी हम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं। ठहरिए, यही कारण है कि कहानी में पात्र धीरे धीरे ये सीखते हैं कि रेजिलियंस केवल रिएक्शन नहीं, बल्कि कॉन्शियस अडेप्टेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट का तरीका है। सोचिए, क्यों कुछ लोग चैलेंजेस के बावजूद काम, फोकस्ड और इफेक्टिव रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर एडवर्सिटी में स्ट्रेस और कंफ्यूजन में फंस जाते हैं? कारण यही है, पहला समूह अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, जबकि दूसरा समूह अपने इमोशंस और पैटर्न्स का शिकार रहता है। तो इस सेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि इमोशनल रेजिलियंस और कंटिन्यूअस ग्रोथ अपनाना, हर सेटबैक और चैलेंज से सीखना और अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को डेवलप करना, जीवन में स्थिरता, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। और जैसे ही ये समझ विकसित होती है, कहानी हमें अंतिम रिकैप और फाइनल टेकअवेज की ओर ले जाती है। और जैसे ही हम कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, रुकिए और सोचिए कि अब तक हमने क्या सीखा। ध्यान दीजिए कि इमोशनल ट्रिगर्स, सोशल इन्फ्लुएंस, डिजायर्स और रियलिटी, पैटर्न्स ऑफ रेपिटेशन, बाउंड्रीज, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग और रेजिलियंस, ये सभी इंटरकनेक्टेड है। हर एक कॉन्सेप्ट आपके बिहेवियर, चॉइसेस और रिलेशनशिप्स को शेप करता है और इनकी समझ हमें संतुलित, अवेयर और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में कितनी बार आपने इंपल्सिव डिसीजंस लिए या किसी पैटर्न में फंसकर वही मिस्टेक्स दोहराई। रुकिए, ये किताब हमें यही बताती है कि अवेयरनेस और कॉन्शियस रिफ्लेक्शन से हम अपनी इमोशनल रिएक्शंस और लाइफ चॉइसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये केवल थियोरेटिकल बात नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल या किसी भी इंसान के लिए जरूरी स्किल है अपने माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल रखना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यही है कि ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर सेटबैक, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज आपको मजबूत बनाने का अवसर है। जब आप सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज और रिफ्लेक्शन को अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे, तभी आप इंपल्सिव मिस्टेक्स से बचेंगे और स्थिरता, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पा सकेंगे। तो अब जब आप इस ऑडियो बुक समरी को सुन चुके हैं, खुद पर ध्यान दीजिए, अपने पैटर्न्स देखें और कॉन्शियसली एक्शन लें। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिले, तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि आप और ऐसे इंसाइटफुल ऑडियो बुक समरीज आसानी से पा सकें।